हेलो स्टूडेंट्स, IIT ब्रेन में आपका स्वागत। तो कल एक क्लास उसकी हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जहां तक हमने कल पढ़ लिया था उसके आगे बढ़ेंगे। ये है स्क्रीन आपके सामने। तो कल हमने डोमेन रेंज को डिस्कस किया था किसी रिलेशन के लिए। सारी बातें लगभग मैं बता चुका हूं, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सब बता दी हैं। रिलेशन A to B डिफाइन किया था कल मैंने। एक बात और बता देता हूँ लास्ट, उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे। अगर हम किसी रिलेशन R को A to A डिफाइन करें, मतलब डोमेन और को डोमेन दोनों के लिए ए ही परफॉर्म करे, मतलब डोमेन को भी ए के सबसेट के रूप में देखा जाए और रेंज को भी ए के सबसेट के रूप में, तो इस केस में हम इसको रिलेशन ऑन ए कहें। रिलेशन ऑन ए। आप जानते हैं जब ए से बी डिफाइन होता है तो वो होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, लेकिन अगर दोनों सेट ए और ए ही हैं तो फिर हम उसे बोलेंगे रिलेशन ऑन। तो इन सब बातों के बेस पे अब हमको अगली एक्सरसाइज करनी है। तो मैं एक्सरसाइज 2.2 के लिए आपको स्क्रीन दे रहा हूं। ये रही बुक आपके सामने, एक्सरसाइज 2.2। कल पढ़ी हुई पूरी थीम के बेस पे अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और केस को आगे बढ़ाएंगे। पहले क्वेश्चन को टिक किया है, एक बार देख ले। लेट ए इज अ सेट फ्रॉम 1 to 14, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर। आर एक रिलेशन है जो एक्स वाई का पेयर कंटेन करेगा और कंडीशन सुनिए। कंडीशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। यानी ए से आपको एक्स वाई पिक करने हैं और ऐसे एक्स वाई आपको चुनने हैं कि 3x माइनस वाई का वैल्यू 0। अब सवाल इतना देने के बाद पूछता है राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब ध्यान दीजिए, ए पे रिलेशन डिफाइन किया, लिखा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अब अभी मैंने समझाया कि आप इसको लिख सकते थे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ऑन ए। आप लिखेंगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ये भी ठीक है। आर इज अ रिलेशन ऑन ए। जब डोमेन कोडोमेन दोनों ही ए से चुने जाने हो, मतलब कोडोमेन का रोल भी ए प्ले कर रहा हो और डोमेन भी ए का सबसेट हो, तो उस केस में हम रिलेशन ऑन ए कह सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इस फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूं कि ए में 1 से लेकर 14 तक सारे एलिमेंट, 1 2 3 4 5 से लेकर 14, ये सारे एलिमेंट ए में हैं। अब आपको क्या करना है, सुने ध्यान से। आपको एक रिलेशन बनाना है एक्स और वाई के बीच में। इस प्रकार बनाना है ये रिलेशन कि जो x और y हो वो x 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 कंडीशन को फॉलो। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू a। और साथ में कंडीशन ये है कि जो एक्स वाई आप पिक करेंगे वो भी इसी सेट में से चुना जाना चाहिए। ध्यान से एक बार देख लें और सवाल को आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। लेट ए इज अ सेट, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाय आर एक्स वाई 3x माइनस वाई इज 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए आपके सामने है 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन में दिया है और आपको ऐसे रिलेशन डिफाइन। क्लियर समझे। अगर आप x की जगह 1 को प्लेस करते हैं तो जो कंडीशन दी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, उसे मॉडिफाई करके y इक्वल टू 3x लिख लेते हैं। यानी आप x की जगह 1 रख के 3, 2 रख के 6, 3, 9 और 4 रख के 12, ऐसे ट्री की टेबल मिलती जाएगी। लेकिन बच्चों अगर आप x की जगह 5 रखेंगे जो कि a में अवेलेबल है, तो 5 का 3 15 आपको नहीं मिलेगा। अब समझने की कोशिश करिए। जब आप इस रिलेशन को a से a डिफाइन करेंगे तो कल मैंने समझाया था दो सेट आपके सामने आते हैं, एक वो जिससे प्री इमेज को पिक किया जाता है और एक वो जिससे इमेज उठती है ना। अब यहाँ पर a का रोल 1 to 14 प्ले कर रहा है और 1 to 14 ही प्री इमेज और इमेज दोनों के लिए यूज हो रहा है। तो भैया ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो ए है वो 1 to 14 सारे एलिमेंट को रखता है। लेकिन जब बात उठेगी डोमेन पिक करने की, तो मैंने आपको बताया था डोमेन ए का वो सबसेट होता है, एक है उस सबसेट को डोमेन कहते हैं जिसमें उन्हीं एलिमेंट को मौका मिलता है जो प्री इमेज बन। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केवल 1 से लेकर 5 तक के, 1 से लेकर, बल्कि मुझे 4 तक बोलना चाहिए, माफ कीजिएगा, 1 से 4 तक के एलिमेंट बस प्री इमेज का रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं x की जगह 5 रखूंगा तो 15 आ जाएगा और मेरे सेट ए में 15 नहीं। तो इस केस के लिए डोमेन आपके सामने रख रहा हूं। देखिए डोमेन में आएंगे 1 2 3 और 4। कोडोमेन आप जानते हैं, कोडोमेन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो जो पूरा सेट होता है जिसको हम बी कहते हैं, ए टू बी, फंक्शन डिफाइन करते वक्त जो बी का रोल प्ले करता है वही कोडोमेन होता है। तो इस क्वेश्चन में बी का रोल भी ए प्ले कर रहा है। एक सेकेंड, बी का रोल भी ए प्ले कर रहा है। तो बी का रोल भी ए प्ले कर रहा है, तो हम कोडोमेन में क्या रखेंगे, देखें कोडोमेन में होंगे 1 से लेकर 14 तक के सारे एलिमेंट, 1 2 3 4 एंड डैश 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 अप टू 4। तो ये सारे एलिमेंट आपके बी के पार्ट हो जाएंगे। यानी ए जो है
वो अपने सबसेट के रूप में डोमेन दे रहा है 1 2 3 4, वो एलिमेंट जो प्री इमेज बन पाए। कोडोमेन में तो पूरा ए आएगा भाई, पूरा ए कोडोमेन में आएगा। और रेंज में वो एलिमेंट आते हैं बच्चों जो इमेज बन सके। तो डोमेन में 1 2 3 4 रखने पर हमें मिलेगा रिस्पेक्टिवली 3 6 9 और 12, तो रेंज में आएगा 3 6 9। अब डोमेन आपके सामने है, कोडोमेन आपके सामने है, रेंज। सिद्धार्थ पाटिल जी, सब क्वेश्चंस ऑन रोटेशन मोशन। बेटे अभी तो जो चल रहा है प्रोसेस उसको चलने दें, है ना। आप इसके बाद देखते हैं, पहले इस प्रोसेस को कंटिन्यू चलने दीजिए सिद्धांत जी, फिर करेंगे इसको भी उठाएंगे। गुड क्वेश्चंस मींस एडवांस के लिए चाहते हैं तो जैसे बैक ईयर में चलाया था इस बार भी चलाएंगे उसको, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल जो प्रोसेस स्टार्ट की उसको कंटिन्यू, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान रखेंगे। और कोई क्वेश्चन आपका है स्पेसिफिक तो आप भेजें उसको, किसी क्रोटो की प्रॉब्लम में अटैच करके कमेंट बना के भेजें तो देखते हैं, है ना। चल, तो डोमेन है 1 2 3 4, रेंज है 3 6 9 12, कोडोमेन है 1 2 14। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से कर लेंगे, आगे बढ़ते जाएं, फटाफट आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, ये आप लोग ट्राई करें। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे मिलते जुलते क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में अगर समझ में आ जाए कि डोमेन रेंज कैसे पिक करना है, कोडोमेन कैसे उठाना है, तो फिर वही टेक्निक औरों पे भी लगानी पड़ती है, ठीक है ना। हाँ सिद्धांत जी बिल्कुल, मैं एडवांस के लिए फिर बनाऊंगा, अभी एडवांस का एग्जाम दूर है, पहले मेंस को टारगेट लेके इस बार मेरा फोकस है कि पहले एक बार पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लूं। फिर क्या होता है ना, पिछली बार मैंने डायरेक्ट एडवांस से पहले 2023 के एग्जाम से पहले सीधे एडवांस के क्वेश्चन बनाए थे, सब बाउंसर थे, अच्छे क्वेश्चन के लिस्ट ढूंढ के उस पर डिस्कस किया था। तो कई बच्चों को उस समय मैसेज आता था कि सर पहले थ्योरी हो जाती। अब उनकी उस बात को ध्यान रख के यहाँ मैंने अभी इस साल बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी लेवल पे गिर पड़ा, क्योंकि थ्योरी का जन्म तो एनसीईआरटी से ही होता है ना भाई। डेफिनेशन किसी चीज की समझनी हो तो सबसे पहली बुक एनसीईआरटी है, बिल्कुल है ना। बस वहीं से उठाऊंगा, पूरा सारी थ्योरी खत्म करता हूँ बिल्कुल ड्यू टाइम पे, ताकि जब एडवांस का एग्जाम आए और फिर मैं क्वेश्चन फेंकूं हैवी वाले, तो उसमें किसी को ये ना कहे कि थ्योरी बची है अभी, ठीक है ना। तो थ्योरी पहले पूरी करूंगा, मेंस के क्वेश्चन भी पैरेलल चलाता जा रहा हूँ। आपने देखा होगा सेट की 7th जो पार्ट का वीडियो बनाया है उसमें मेंस की सीट ले आया था मैं पूरी। अब पूरी सीट करना तो मुश्किल होता है, उसके कुछ कुछ मेन क्वेश्चंस मैंने करा, बाकी वो सीट आपको भी दूंगा। 34 क्वेश्चन की सीट थी, मैंने देखा था, तो 8-10 मैंने करा दिए हैं। कुछ जो एग्जाम्पलर के कराए थे उसमें भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मेंस में आए हुए, तो 14 15 16 के आसपास हो गए। बाकी आप लोग ट्राई करें, कोई नहीं बनता तो नंबर बस भेज दें, बस सिंपल बना रखा है प्रोसेस को आपके लिए। बस आप नंबर भेज, आपको पूरा सवाल टाइप करने का कोई झंझट। बस मैं अपनी मेंस की वो पूरी सीट आपको दे रहा हूँ, टिक लगी हुई, आज दे दूंगा, उसके बाद आप उसका नंबर। तो अभी ये प्रोसेस चलिए। तो पहला कंप्लीट हो गया, 2 3 4 5 आप ट्राई करें। छठे में मैंने टिक किया है, इसके बाद लगातार टिक किए हैं, ये लास्ट के क्वेश्चन थोड़ा ठीक थे। 6th क्वेश्चन में आइए, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय आर एक्स एक्स प्लस 5 और एक्स 0 से 5। अब पहले समझे रिलेशन क्या दिया है। 6th क्वेश्चन में रिलेशन बोला है आर कंटेन्स ऑल x एंड x प्लस 5, ऐसा ही लिखा है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, x प्लस 5, इसका मतलब x को रख के x प्लस 5 इमेज के रूप में काम करेगा। तो r कंटेन्स x प्लस 5 और x की वैल्यू 0 से 5 तक कुछ भी हो सकती है। तो कहता है डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय। अब x की वैल्यू बिलोंग कर रही है किस सेट को, जिसमें 0 1 2 3 4 और 5। सवाल पहले यहाँ उतारना जरूरी है, तो देखते भी जाए आप। मैं इस स्क्रीन में आपको दे रहा हूँ पूरी बुक। अभी जो डिस्कशन चल रहा है ना वो 3 बुक पर बेस्ड है, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और मेंस की प्रॉब्लम्स जो लास्ट ईयर्स में पूछी गई। तो एनसीईआरटी की बुक कॉमन फॉर ऑल, एग्जाम्पलर की बुक वो भी कॉमन है सबके लिए। तो ये जो खुली है स्क्रीन पे, यही बुक आपके पास भी है, यही मेरे पास भी है, एग्जाम्पलर भी सेम। मेंस की सीट अलग अलग पब्लिकेशन की अलग अलग हो सकती है, तो जो जिस सीट से मैं उठाता हूँ पिछले साल के सवाल, मैं आपको एग्जैक्ट वही भेजूंगा। नंबर पे बस बात करेंगे हम, सर 25 नंबर का सवाल पूछना है, बस 25 लिख के दे देंगे कमेंट में, आपने मुझ तक मैसेज पहुंचा दिया, एक नंबर भेजा, बात खत्म। तो कम एफर्ट पे काम, ठीक है ना। तो डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर एक्स एक्स प्लस 5, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 5। अब क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जब आप x को 0 लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 1 लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 लगा के 7 आएगा, 3 लगा के 8 आएगा, 4 लगा के 9 आएगा और 5 लगा के 10 आएगा। अब समझने लायक बात क्या, देखिए रिलेशन को बिलोंग करने वाले एलिमेंट ये हैं। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा कि इस रिलेशन को किस ए से किस बी तक डिफाइन करना। अब यहाँ समझने की बात है, ना ए दिया ना बी, बस आपसे बोल दिया डोमेन और रेंज निकालिए। तो इस क्वेश्चन में उस झमेले में हमको डाला ही नहीं है भाई, हमसे सीधे सीधे बोला है कि एक्स की जगह आप 0 1 2 3 4 5 लगाएंगे। हमें पता है डोमेन निकालने के लिए बस प्री इमेज चाहिए होती है, तो प्री इमेज का रोल तो 0 से 5 तक के नंबर करेंगे और फिर 0 से 5 तक रख के जो इमेज का रोल प्ले करेंगे वो भी निकल गए। तो डोमेन हो गया आपका 0 1 2 3 4 5
और रेंज हो गया 5 6 7 8 9। तो इस तरह से डोमेन भी आपको पता लग जाएगा, रेंज भी आपको पता। तो 6th क्वेश्चन भी एक सिंपल क्वेश्चन माना जाएगा। 7th पे आइए, राइट द रिलेशन आर कंटेन्स x x क्यूब वेयर x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे जितने प्राइम नंबर है सबको लेना है और x का रिलेशन x क्यूब के साथ बनाना है और इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म। जल्दी से देख ले कैसे करेंगे। x की जगह आप सबसे पहले एक प्राइम नंबर लीजिए, तो शुरू करते हैं 1 से। राइट द रिलेशन दिस x इज द प्राइम नंबर, ठीक है। 1 तो नहीं हो सकता, 2 लेते हैं। 2 का क्यूब 8 हो गया। ऐसा क्यों लिखा मैंने समझ लीजिए। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, राइट द रिलेशन आर कंटेनिंग x x क्यूब, यानी एक एलिमेंट x लेना है और फिर उसका क्यूब, है ना। एक एलिमेंट x लेना है फिर उसका क्यूब भी लेना। तो एक एलिमेंट x हो गया 2, उसका क्यूब हो गया 8, फिर 3 हो गया, 3 के साथ आ गया 27, 4 के साथ कुछ नहीं, 5 के साथ 125, 6 के साथ कुछ नहीं, 7 के साथ 7 7 7 7 7 जब 49 into 7 343 होता था। एक बार कंफर्म करने दीजिए। 7 63 34, यस 343। और 8 और 9 की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि दोनों प्राइम नहीं है। तो आपका आंसर आ गया 2 के साथ 8, 3 के साथ 27, 5 के साथ 125 और 7 के साथ 340। ये मैं हटा देता हूं, यहां से कंफ्यूजन होगा खाली। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर, तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था रिलेशन को, मैंने लिखा सारे पेयर बना के ब्रैकेट के। आगे बढ़िए। 8th क्वेश्चन में टिक है, ए कंटेन्स XYZ and B contains 1 and 2. Find the number of relations from A to B. A में 3 एलिमेंट हैं, B में 2, बस ये याद रखिए। 8th क्वेश्चन। A में 3 एलिमेंट्स हैं, B में 2 एलिमेंट है। Na बराबर 3, NP बराबर 2। अब थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर Na में 3 एलिमेंट है, NB में 2 है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट होंगे 3 × 2 यानी 6। ये पढ़ा था हमने कि पहले सेट फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर रिलेशन की बात। अब 6 एलिमेंट कुल मिला के होंगे A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो कहता है नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए A2। तो रिलेशन की संख्या कैसे निकलेगी आप समझें। हमको पता है रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यहां मैं लिख देता हूं, रिलेशन R इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड समटाइम्स इट विल बी इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ। जब सारे एलिमेंट ले लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के तो रिलेशन उसको टक्कर भी दे सकते। तो अगर 6 एलिमेंट हैं A क्रॉस B में, तो इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 6 और ये हो गया आपका 60, यानी टोटल 64 रिलेशंस बन सकते हैं। इस अगर एम्प्टी रिलेशन को हटाने को बोला, एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। AB फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस बोला है, तो एम्प्टी रिलेशन इज आल्सो आर। तो एम्प्टी और मेन रिलेशन सबको मिला के कुल मिला के 64 रिलेशन बन, ठीक है ना। 64 रिलेशंस टोटल इसमें बन। चलिए 9th क्वेश्चन में आते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट टिक किया हुआ क्वेश्चन, आर बी द रिलेशन ऑन इंटीजर्स डिफाइंड बाय आर कंटेनिंग ए एंड बी। और ए और बी को रिलेट कब माना जाएगा, तो उसके लिए क्या लिखा गौर करिए। मैं ये 9th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ए और बी को रिलेट तब माना जाएगा जब a माइनस बी एक इंटीजर। ये नहीं बोला कि पॉजिटिव इंटीजर आए कि नेगेटिव इंटीजर है, बस इंटीजर है। तो आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड सच दैट ए बी is an element of R in the case when A minus B is an int। तो हमको बताना है डोमेन क्या है और रेंज। अब सबसे पहले देखिए रिलेशन को डिफाइन किया गया है Z यानी इंटीजर्स, यानी आपको इंटीजर ही उठाना है, इंटीजर ही आना भी है। और A माइनस B अगर इंटीजर आए तो फिर आप मान सकते हैं कि वो एलिमेंट एलिजिबल है इस गेम में पार्टिसिपेट करने को। ध्यान दीजिए, R इज अ रिलेशन ऑन Z इंटीजर्स, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव सभी हो सकते हैं, डिफाइंड बाय R कंटेनिंग AB बिलोंग्स टू इंटीजर एंड A माइनस B इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब एक बात बताइए, जितने भी इंटीजर हैं नंबर सिस्टम में, आप जानते हैं ये 9th क्वेश्चन है, मैं इसके नंबर डाल देता हूं यहाँ पर 9th क्वेश्चन। हाँ, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था, मैं कह रहा था कि जितने भी इंटीजर हैं हमको मालूम है कि हर इंटीजर जब दूसरे इंटीजर से माइनस किया जाता है तो एक इंटीजर है, इसका कोई एक्सेप्शनल केस। 0 इज एन इंटीजर, 0 से 3 माइनस करोगे -3 आएगा, 3 से 0 माइनस करोगे 3 आएगा। बोथ आर द पॉसिबल केस, बोथ आर इंटीजर। तो कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं वी नो दैट if A and B belongs to Z, then in all cases, या इसी को थोड़ा स्टाइलिश लैंग्वेज में कहते हैं, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड, देन इन ऑल केसेस, या फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड ए माइनस बी बिलोंग। हम जानते हैं कि अगर ए और बी इंटीजर है तो उनका डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर। हाँ, अगर इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया होता कि भाई 0 ना आए, ये ना आए, वो ना आए, इस तरीके की कंडीशंस लगाई होती तो बात अलग होती। 1 मिनट, एक बच्चा, सर क्या बेटे ऑफलाइन क्लास लेते हैं? मेरा अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो वहां पर ऑफलाइन ही ले, ठीक है ना। ये तो ऑनलाइन का सेशन बना रहे हैं ताकि एक ऐसा कोर्स बन जाए भाई जो एडवांस और मेंस की तैयारी करने वालों के लिए कंप्लीट हो और साथ में 11th 12th के बच्चों को भी बेनिफिट मिल जाए, है ना। तो बेसिकली हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट के ही टीचर हैं, अपना खुद का कोचिंग रन कर, ठीक है, पूरी टीम काम करती है। तो वी नो दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड, देन इन ऑल केसेस फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड ए माइनस बी बिलोंग। हम जानते हैं कि ये होता है,
और अगर ऐसा होता है तो फिर इस सवाल में सीधे सीधे मैं लिख देता हूं आपके सामने, सो डोमेन कंटेन्स ऑल द इंटीजर्स, सॉरी ये मैंने स्पेलिंग भी गलत लिख दी जल्दीबाजी में, सो डोमेन कंटेन्स ऑल द इंटीजर्स एंड रेंज विल ऑल्सो बी फिल्ड विद ऑल द इंटीजर। मेरे हिसाब से डोमेन और रेंज ही पूछा था, यस, और दोनों ही पूरे पूरे इंटीजर, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, इंटीजर से इंटीजर माइनस करके इंटीजर, अगर ये इस सवाल में, ये भाई इस सवाल में अगर ये कहा तो a माइनस बी को माइनस करके 2 आए तो फिर हम उस हिसाब से सोचते हैं। इसमें बोला बस a और b माइनस करो, इंटीजर आ जाए, और रखना भी इंटीजर, तो भाई किसी भी इंटीजर के साथ किसी को भी रख दो ना। अगर कहा होता इवन आउटकम लाना या ऑड आउटकम लाना तो सिचुएशंस बनती, बट कुछ नहीं, बस बोला कि भाई a माइनस बी इंटीजर हो, जवाब सीधा होना चाहिए कि डोमेन कुछ भी रखो इंटीजर होना चाहिए, कोडोमेन कुछ, रेंज कुछ भी रखो इंटीजर। कोडोमेन की बातें इसलिए नहीं पूछी जाती क्योंकि आप जानते हैं कोडोमेन में अदर एलिमेंट्स को आने का भी मौका, अगर कोई इस सवाल में ये कह दे कि साहब क्या मैं कोडोमेन की जगह सारे रियल नंबर ले सकता था, तो मैं जवाब दूंगा यस ले सकते थे, क्योंकि कोडोमेन में एक दो एलिमेंट अगर एक्स्ट्रा भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं। आपको मालूम है कि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा भी चल, कोडोमेन के हर एलिमेंट को इमेज बनना रेस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन रेंज वो होता है जिसका हर एलिमेंट इमेज, इसलिए रेंज पूछा जाता है। कोडोमेन आमतौर पर नहीं, कोडोमेन पे सवाल, कोडोमेन तो वो है कि सवाल बनाने वाले का जो मन करेगा उसको कोडोमेन बना देगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर मेरे को सवाल बनाना है तो मैं कोडोमेन को रियल नंबर का सेट बना देता। हाँ, ये बात अलग है कि जब आउटकम आता तो रेंज के रूप में केवल इंटीजर एक्सेप्ट किए जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन 9th इस तरह से किया जा सकेगा। ये एक्सरसाइज 2.2 थी, कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं, अभी रोकेंगे नहीं प्रोसेस को, फटाफट आगे बढ़ेंगे। एक एक्सरसाइज और अगर पूरी कर ली हमने तो ये चैप्टर के सारे मिड एक्सरसाइजेस कम। चलिए अगले में आते हैं। ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अगला टॉपिक आता है फंक्शंस एंड अलजेब्रा ऑफ रियल्स। इस टॉपिक पे आ रहे हैं, इस टॉपिक को रख रहा हूं आपके सामने, फंक्शंस एंड अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ध्यान से पहले इसको पढ़ें, थोड़ा बड़ा टॉपिक, फंक्शंस पहली बार आ रहा है। वैसे तो जो सीनियर बच्चे बैठे होंगे वो तो सब जानते ही हैं पहले से, जो अगर कोई पास आउट स्टूडेंट है या जो बिल्कुल 12th का अब IIT जिसका आने ही वाला है उन सबको तो पता है, बट अब इस समय जो सिलेबस बना रहे हैं उसमें 11th के बच्चों को भी ध्यान में रखें। तो बेसिक से बताता हूं एक बार। अभी तक जो हमने पढ़ा उस ऑर्डर पे अगर हम बात करें, सेट थ्योरी हमने जाना कि एलिमेंट का कलेक्शन करके सेट कैसे बनता है, ठीक है, हमारा पहला रिक्वायरमेंट था, सेट हमने बनाया। सेट बनाने के बाद हमने रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, माफ कीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले बनाया, दो सेट को मिला के या दो से ज्यादा सेट को मिला के। आमतौर पर जब एग्जाम सवाल पूछता है तो दो सेट का ही पूछता है, IIT जैसे एग्जाम दो सेट पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। कभी स्पेशल केस में 3 सेट का दे दिया तो बात अलग है। अब देने को तो n का भी दे सकता है, एक क्रॉस ए n टाइम देने पे आ जाएगा, तो फिर तो एडवांस के पेपर में कुछ भी दिखने को दर्शन मिल जाएंगे किसी भी चीज। फिर नॉर्मली 2 के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे सवाल बनते हैं तो एक क्रॉस से सीखा हमने सीखा कि कैसे सेट मिला के कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। द सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज हमने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी को मौका मिले। फिर हमने सीखा रिलेशंस कि साहब अगर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाए किसके ऊपर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को जब आप रेस्ट्रिक्शन के साथ सामने लाते फिर रिलेशंस बनते हैं, क्योंकि फिर आप रेस्ट्रिक्शन, जैसे कल समझाया था मैंने, रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद किसी को मौका मिल पाता है किसी को नहीं, तो फिर रिलेशंस क्रिएट। और अब रिलेशंस के अगले चरण में हम पहुंच गए। अब सबसे पहले मैं स्क्रीन देके डेफिनेशन पे आपको रखता हूं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सारा मैथमेटिक्स डेफिनेशन के अंदर छुपा होता है, सारा मैथमेटिक्स, इसलिए बहुत फोकस करके देखने की चीज होती है डेफिनेशन को आप इग्नोर नहीं मार सकते। जिन लोगों को डेफिनेशन में थोड़ा भी 19-20 होता है वो लॉजिकली किसी ना किसी पॉइंट पर फिर कंफ्यूजन में हम ही लोग अगर किसी चीज की डेफिनेशन सही नहीं पता होगी ना, गलत कंक्लूजन नहीं, फिर एनसीईआरटी की तरफ भागेंगे, अरे यार क्या लिखा था एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी की किताब इसीलिए, जब निर्णय लेना हो, कोई डिसीजन मेकिंग केस हो, तो फिर वहां पर एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती है कि भाई लिखा डिफाइन कैसे किया गया, बस उस पे आई। तो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस को पहले समझें। रिलेशन हमने सीख लिया है, हमने बोला कि रिलेशन जो होता है वो किसी सेट ए से बी पे एक कनेक्टर की तरह काम करता है, वो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से जोड़, ठीक है। अब हमने रिलेशन बना लिया। देखिए रिलेशन को अगर थोड़ा सा और बाउंड की, ये बात आप बिल्कुल क्लियर समझे, कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे कम बाउंडेड था, इसीलिए उसमें एलिमेंट्स की भरमार हो। फिर रिलेशन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ बने, इसलिए टोटल रिलेशंस जब पूछे जाते तो आपको पता होगा 2 की पावर PQ वाला फॉर्मूला हम लोग लगा, क्योंकि रिलेशंस अगर सारे बनाने को चाहे तो बहुत ढेर सारे है ना, लेकिन रिलेशन अगर किसी उनमें से किसी एक की बात की जाए तो वो विद रेस्ट्रिक्शन। अब फंक्शन जब बनता है तो फंक्शन रिलेशन से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड। क्या रेस्ट्रिक्शन से सुनिए, आर अगर एक रिलेशन है ए से बी में, तो आप जानते हैं कि इसमें बस एक ही बात ध्यान देने योग्य होती है कि आपको डोमेन के मतलब डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट से जोड़ना होता है। जो एलिमेंट ए के
प्री इमेज बन पाते हैं वो डोमेन बन जाते हैं, और बी के जो एलिमेंट इमेज बन जाते हैं वो रेंज दे देते हैं। बी पूरा का पूरा कोडोमेन कहलाता है, और ए आपका जो सेट है उसको हम ए के नाम से ही पुकारते हैं। हम कहते हैं ये इनिशियल सेट है जहां से गेम शुरू। ये बात मैंने बार बार बताई कि रिलेशन बोलते वक्त आप ए को डोमेन नहीं कहे। ए एक सेट है, बी एक सेट है, बी कोडोमेन है। डोमेन ए का सबसेट, डोमेन ए का सबसेट है। रिलेशन कौन से एलिमेंट लेके बनेगा डोमेन? जो प्री इमेज बन पाए पूरे प्रोसेस में, प्री इमेज का रोल जिन्होंने प्ले किया। तो डोमेन ए का सबसेट होता है जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। एक बार ये चीज रिकॉल करा रहा हूं ताकि मैं फंक्शन पे आसानी से जा सकूं। तो डोमेन ए का सबसेट होता है, या कभी ए की बराबरी भी कर सकता है। बी को हम कोडोमेन कह सकते हैं, कोडोमेन कह सकते हैं। और जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, और किसी स्पेशल केस में कोडोमेन की बराबर। ये सारी रिलेशन की सिचुएशन एक बार और आपके सामने रख दी मैंने। अब फंक्शन पे आइए। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं किसी सेट ए से बी में, किसी सेट ए से बी, तो ध्यान दीजिएगा फंक्शन डिफाइन करते वक्त आप ए सेट को कुछ भी नहीं ले सकते। जैसे जब आपने रिलेशन डिफाइन किया तो आपने कहा एक सेट ए है, एक सेट बी है। ध्यान दीजिएगा, एक एक कुछ एलिमेंट को रिलेट होने का मौका मिला, कुछ को नहीं मिला, लेकिन आपने सबको एक्सेप्ट किया क्योंकि आपको पता था डोमेन ए का सबसेट है और रेंज कोडोमेन का सबसेट। लेकिन जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं मेरे बच्चों, तो ए जो सेट यहां पर लिखा है उसे ही डोमेन होना चाहिए, उसे ही डोमेन होना चाहिए। यानी फंक्शन बनने की पहली कंडीशन ये है कि आप उन एलिमेंट को मौका ही मत दीजिए ए के अंदर जो रिलेट नहीं हो पा रहे, जिनमें प्री इमेज बन पाने की है हिम्मत, बस वही डोमेन में। तो जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ए के रूप में किसी को भी नहीं लिख सकते। आप उन्हीं एलिमेंट को पिक करके अपना ए तैयार करेंगे जिनमें प्री इमेज बनने की एबिलिटी। आगे की कहानी उसी के जैसी है। ये कोडोमेन है आपका, बी कोडोमेन है, और जो रेंज का रोल प्ले करेगा, मतलब जिनमें इमेज बनने की एबिलिटी है, वो रेंज यहाँ पर भी कोडोमेन का सबसेट। आराम आराम से पहले डेफिनेशन को एक बार ना बिल्कुल दिमाग में सेट करने की जरूरत होती है, बस उसके बाद तो गेम बहुत फर्स्ट क्लास आगे बढ़ता है। तो रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट है पहले बार की तरह। डोमेन ए ही है। अब ए और डोमेन दो अलग अलग चीजें नहीं रह गई हैं फंक्शन में, डोमेन ए ही है ना। तो रिलेशन से थोड़ा अलग है। यहाँ पर डोमेन में उन्हीं लोगों, ए के रूप में उन्हीं लोगों को इनवाइट करिए आप जो डोमेन बन। इधर चलते फिरते एलिमेंट को मौका नहीं देता है फंक्शन। डोमेन रिलेशन की तरह नहीं है, रिलेशन तो सबको बुला लेता, कहता और ए में ढेर लगा दो, फिर बाद में कहता है कि ए के वो एलिमेंट आ जाओ जो प्री इमेज बन पाए। तो दो चार आते हैं, उनमें से कहता है ये डोमेन है, और बाकी ए में जो पड़े हैं पड़े रहे। लेकिन फंक्शन है, फंक्शन में ए सेट के रूप में जिन्हें लिखा जाएगा वो पूरा का पूरा एलिमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो प्री इमेज बना। तो ए डोमेन है, बी कोडोमेन है, कोडोमेन का सबसेट, कोडोमेन का सबसेट रेंज। एक बहुत रेस्ट्रिक्शन और लगाऊंगा जो मैंने रिलेशन पे नहीं लगाया था, उसके बाद हमारी डेफिनेशन फंक्शन की कंप्लीट हो जाएगी। एक रेस्ट्रिक्शन तो मैंने लगा दिया कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो रिलेट ना हो पाया, मतलब ए को डोमेन होना चाहिए। पहला रेस्ट्रिक्शन में लगा दिया कि ए शुड बी डोमेन। बोलने का मतलब तो फिर आप जानते ही हैं, डोमेन बोल दिया तो फिर बात ही खत्म हो गई। क्योंकि आप जानते हैं पिछले डिस्कशन से ही हम ये बात बोल रहे हैं कि डोमेन वो है जिसके सारे एलिमेंट को मौका मिला हो। तो डोमेन में तो आते ही वो हैं जो कनेक्ट हो पाते। तो ए डोमेन बन जाए, अगर मैंने बोलने अपनी बात पूरी कर दी समझ। अगर मैंने कह दिया ए डोमेन है तो ये बात आप अपने माइंड पे लाइए कि अच्छा ए डोमेन है, इसका मतलब सब ने कनेक्टिविटी बनेगी ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके डोमेन ए में दो एलिमेंट है x1 x1 x2 आर टू एलिमेंट ऑफ डोमेन है, तो x1 x2 अगर दो एलिमेंट है डोमेन के और इनकी इमेज fx1 और fx2 है, सपोज माना f एक फंक्शन है, कैसे लिखते हैं वो भी समझा देता हूं। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो जब इस फंक्शन को लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, माना a के अंदर का एक एलिमेंट a है और b के अंदर एक एलिमेंट का रोल b प्ले कर रहा है। b बिलोंग्स टू b और a बिलोंग्स टू, अभी a b में समझा देता हूं फिर हम x y में आएंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे फंक्शन को कि फंक्शन जब a की इमेज बनाएगा तो ऐसे, ये लिखने का तरीका है कि f इज अ फंक्शन विच कनेक्ट a टू b, विच कनेक्ट ए टू बी। अब कनेक्टर का रोल कौन कौन प्ले करता है, किस किस को मैथमेटिक्स में फंक्शन बोला जाता है, वो चर्चा भी बाकी है। मैंने कहा ये टॉपिक बड़ा है क्योंकि ये मेन टॉपिक है, फंक्शन है। तो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए डोमेन है, ए एग्जैक्टली डोमेन है, मतलब ए को हटा के मैं सीधे डोमेन भी लिख सकता हूँ। बी कोडोमेन है, उसका सबसेट रेंज है। और इस फंक्शन को लिखने का तरीका होगा एफ ए बराबर बी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स, ठीक है। अब एक रेस्ट्रिक्शन तो ये लगा दी। दूसरा रेस्ट्रिक्शन जो मैं लगाता हूं एक बार उसको समझें कि मान लीजिए आपके डोमेन में दो एलिमेंट है x1 x2 और इनकी जो इमेज बन रही है वो है आपकी y1 y2 या fx1 fx2 ले। अभी ऊपर जो लैंग्वेज बताई उस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि डोमेन में जो a रहता है और कोडोमेन में अगर b रहता है और a b से कनेक्ट होता है तो हम इसको लिखते हैं f a बराबर b, यानी जो कोडोमेन या रेंज में जो b पाया जाता है उसका दूसरा नाम f a। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर f का यूज कर लिया। ये x1
x1 x2, ये fx1 fx2, x1 की इमेज है fx1, x2 की इमेज है fx2। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टिपिकल चीज बताऊंगा। अब x1 की इमेज ये बन रही है, x2 की इमेज ये, ठीक है ना। अब अचानक क्या हुआ, अचानक मान लीजिए मैं एक चेंज करूं कि मैंने एब्रप्टली बोल दिया x1 x2 के बाद। x1 एक एलिमेंट है डोमेन में, इसकी इमेज fx1 है, x2 एक एलिमेंट है, इसकी इमेज fx2 है, और फिर मैंने डिक्लेयर किया कि x1 x2 के बराबर है, x1 x2 के बराबर, x1 x2 के बराबर है। अब x1 x2 के अगर बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब डोमेन में केवल एक एलिमेंट बचा। x1 x2 में से x2 को गायब करके केवल x1 लिख देता हूं। मेरी बात पे ध्यान देते रहिए, मैं इस डायग्राम से पहले फंक्शन को आपसे कनेक्ट कर दूं। अब x1 की ही इमेज fx1 भी हो गई और x1 की ही fx2 हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया x1 बराबर x2। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं पहले उस पे आइए, बस उसके बाद आगे की बात करेंगे। x1 x2 डोमेन के दो एलिमेंट थे, उनकी इमेज fx1 fx2 थी। एक टिपिकल सिचुएशन में मैंने अचानक चेंज किया, मैंने कहा अगर x1 x2 के बराबर हो जाए तो ये सिचुएशन बदल के कैसी बन जाएगी। तो हमारे सामने आया कि अरे यार x1 x2 अगर सेम हो जाएंगे तो डोमेन में तो एक ही एलिमेंट रह जाएगा, लेकिन कोडोमेन में इमेज तो दो बन रही। तो अगर f एक फंक्शन है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर f एक फंक्शन है तो अगर x1 ने x2 की बराबरी की है तो उसी इंस्टेंट पे इसने ये इंप्लाई कर देना चाहिए कि fx1 भी fx2 के बराबर। और अगर ऐसा हो गया तो फिर सिंपल सा केस बन जाएगा कि x1 यहां पर है और fx1 ने fx2 की बराबरी कर ली, तो fx1 fx2 में से एक को हटा देता हूं। यानी कहने का सिंपल सा मतलब क्या निकल रहा है कि अगर डोमेन का एक एलिमेंट इमेज बना रहा है तो उसे यूनिक इमेज बनानी चाहिए। उसी बात को मैंने दो एलिमेंट पे समझाया कि डोमेन के एक एलिमेंट को दो इमेज बनाने का अधिकार नहीं होता है फंक्शन में, जबकि रिलेशन में होता है। रिलेशन में होता है। अगर मैं पिता पुत्र का रिलेशन मानता हूं तो डोमेन में बैठे हुए किसी व्यक्ति के दो पुत्र भी हो सकते। तो रिलेशन में एक एलिमेंट के दो इमेज होते हैं, लेकिन फंक्शन में एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं होंगे। ये जो यहाँ पर बना है ये एक एलिमेंट के दो इमेज बन रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं। डी के नाम से जो बच्चा जुड़ा हुआ है, इज इट वन टू मैनी फंक्शन? नो डियर, ये वन टू मैनी फंक्शन नहीं है। वन टू मैनी फंक्शन अभी जब 12th का फंक्शन पढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन आपने पूछा है तो एक बार बता देता हूं, है ना, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर डोमेन के दो एलिमेंट मेरे दोस्त कोडोमेन के एक से जुड़ते हैं तो यहां से बात शुरू होती है मैनी वन। मैनी वन जो केस होता है वो इस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है जिसमें डोमेन के कई एलिमेंट कोडोमेन के एक से जुड़। यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग सिचुएशन है। मैंने जो सिचुएशन आपके सामने रखी उसमें डोमेन के एक एलिमेंट की मैं दो इमेज बना रहा। फंक्शन के लिए ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बस दो बातें अपने माइंड में रखें कि फंक्शन वो है, उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं जिसमें डोमेन का हर एलिमेंट इमेज बनाता है। वैसे डोमेन बोला तो ये मुझे बोलना ही चाहिए, मुझे बोलना चाहिए ए सेट का रोल जो प्ले करता है उसका हर एलिमेंट इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है जानते हैं? यूनिक इमेज। तो सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि f is a function from a to b, f is a function from a to b, then for every x belongs to a there exists one माने एक इमेज तो चाहिए ही चाहिए, and only one image y belongs to। बात इस एक वाक्य में बस सारी कहानी बयां हो गई। बस इतना बोल दिया तो समझ लो बस गंगा नहाने का पुण्य प्राप्त कर लिया भैया। फंक्शन बस यही है जो लिख दिया। ये अगर एक फंक्शन को डिफाइन करना है तो बस इतना बोल देना सब। इसी बात को अपने माइंड में रख के पूरा चैप्टर पढ़ना है फंक्शन का, चाहे वो 11th क्लास का फंक्शन हो या 12th क्लास का। कहानी ये खत्म, एक वाक्य में सारी कहानी। f is a function from a to b, अगर f एक फंक्शन है a से b में, then for every x belongs to a there exists one and only one image y belongs। यानी फंक्शन वो है जिसमें डोमेन का हर एलिमेंट एक इमेज बनाता है और केवल एक इमेज बनाता है और केवल एक इमेज बनाता है, केवल एक, तो मतलब यूनिक इमेज। एक एलिमेंट को दो इमेज बनाने का अधिकार नहीं है। हाँ, दो एलिमेंट्स को एक इमेज बनाने का अधिकार है, उसको मैनी वन कहते हैं। जो भी बच्चे ने पूछा वो दो एलिमेंट एक इमेज, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना ये अभी नहीं है, बाद में आप इसको देखोगे तो कहीं इसको आप गलत ना समझ लो। तो इसको मैं एक सर्किल के अंदर डाल के इसमें लिख देता हूं, दिस इज मैनी वन केस। मैनी वन, इसके बारे में चर्चा होगी 12th वाले रिलेशन एंड फंक्शन। जब 12th वाला रिलेशन एंड फंक्शन आएगा तब इस पर चर्चा हो। तो इसको इससे कंफ्यूजन ना करें, ये अलग केस है। ये फंक्शन के लिए नॉट डिफाइंड कंडीशन, नॉट डिफाइंड। अगर कोई फंक्शन इस तरीके की बदमाशी करता है तो हम उसको फंक्शन ही नहीं बोलते। ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें एक एलिमेंट दो इमेज बनाने लगे।
रिलेशन चल जाता, फंक्शन नहीं मान। तभी ये हरी लाइन जो लिखी है बस इसको रटो। f is a function from a to b, then for every x belongs to a, there exists, ये there exist का साइन है जो बीच में बनाया है, there exists one and only one image y belong, हर x के लिए एक y होना ही चाहिए और केवल एक ही होना चाहिए, दो नहीं होने, एक होना ही चाहिए, दो नहीं, एक इमेज बने, एक से ज्यादा ना बने, दो का। ठीक ना, चलिए ये तो पूरा हो गया। ये तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन देख ली, रिलेशन और फंक्शन को डिफर कर लिया। रिलेशन में ए एक सेट है, लास्ट बार बता देता हूं, रिलेशन में ए एक सेट है, डोमेन उसका सबसेट है, बी कोडोमेन है, रेंज उसका सबसेट। लेकिन फंक्शन में बेटे ए खुद डोमेन है, ए खुद डोमेन, ए की जगह डोमेन को ही बैठा देना, या ए से कह देना चाहिए तुम ही डोमेन का रोल प्ले कर, ए को ही बोल देना चाहिए तुम ही डोमेन बन जाए, और कोडोमेन का सबसेट रेंज है, ये बात ऊपर की। लेकिन एक बहुत बड़ी कंडीशन साथ में लेके चलता है फंक्शन, फंक्शन एक एलिमेंट की दो इमेज अलाउ नहीं करता है। बस कभी भी आपसे कोई एग्जाम सवाल पूछता है ना कि फंक्शन है या नहीं है, चेक करके बताओ, आपको दो बातों पे फोकस करना है कि डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं लिखा जिसको आप कनेक्ट ही नहीं कर पाए, और दूसरा ये चेक करिए कहीं एक एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं बन, एक एलिमेंट की दो इमेज बन जाए तो भी गलती है, और अगर कोई एलिमेंट ऐसा बैठा रह गया जो कनेक्ट ही नहीं हो पाया, वो भी दोनों ही केस गलत हो जाएंगे। जैसे मैं एक सिचुएशन आपको बताता हूं, जैसे मान लो एफ एक फंक्शन आपने डिफाइन किया, ठीक है, आपने एफ एक फंक्शन डिफाइन किया और आपने इसको डिफाइन कर दिया सारे इंटीजर्स से, सारे इंटीजर्स, आपने कहा इंटीजर रखाएंगे, इंटीजर आएगा, डिफाइन कर एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, ऐसा बोल के डिफाइन। हमने कहा ठीक है साहब डिफाइन कर दिया, अब बताओ आगे क्या। तो आपने फंक्शन लिखा एंड एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड। आपने ऐसे करके इसकी डेफिनेशन लिखा, इस नियम के आधार पर इसको चेक। यहाँ पर मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप x की जगह 3 से छोटा नंबर लगा देंगे, ध्यान दें कि अगर आप x की जगह 3 से छोटा कोई भी नंबर लगा देंगे, सपोज आपने 2 लगाया, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसके अलावा ऐसे कई वैल्यू होंगे जो आपको इंटीजर कोडोमेन में नहीं दे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इंटीजर हैं जो x की जगह रखने पर fx की एक वैलिड इंटीग्रल वैल्यू नहीं दे, तो ये फंक्शन कहलाने के लायक नहीं है। अगर आप ऐसा डेफिनेशन लिख के फंक्शन मुंह के सामने रखेंगे तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाए। अब आपने इस गलती को सुधारने के लिए फंक्शन बदला, आपने कहा सर रुकिए एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाता हूँ। आपने चेंज किया, आपने कह दिया सर रुकिए एक मिनट, इसको मैं रियल नंबर कर देता हूँ, रियल नंबर कर देता हूँ और ऐसा लिख देता हूँ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड। अभी भी ये फंक्शन नहीं, अभी भी, क्योंकि अभी भी वो प्रॉब्लम आपने नहीं हटाई कि 2 1 का क्या हो। जैसे अभी तक दिक्कत ये थी कि इंटीजर रखना था, इंटीजर लाना था, तो 4 को भी मौका, 5 को भी मौका हम नहीं दे पाते, क्योंकि अगर आप एक्स की जगह ऊपर वाले में 5 रखते तो 5 से 3 घटा के √2 आ जाता। √2 इज नॉट एन इंटीजर। तो ऊपर वाला तो बहुत सारी सिचुएशंस गलत कर रहा था, लेकिन आपने जैसे ही कोडोमेन को बदल के रियल नंबर लिख दिया, बहुत सारी सिचुएशन बच गई हैं। ऊपर वाले के मुकाबले अच्छा आपने केस क्रिएट किया है, लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं है। तो ये जो आर लिखते ही आपका ये केस थोड़ा समझ गया। अब जैसे ही आपने आर लिखा तो सिचुएशन में देखो क्या अच्छी चीज आई कि अब आप यहाँ पर 5 लिख सकते हो, 6 7 8 बड़े बड़े नंबर भी एप्लीकेबल। लेकिन ऊपर वाले केस में तो आप 6 भी नहीं लिख सकते थे भाई, क्योंकि 6 - 3 √3 इज नॉट एन इंटीजर। अब कम से कम 6 को तो मौका मिला, 5 को तो मौका मिला, लेकिन अभी भी 2 और 1 जैसे गरीब लोगों को मौका नहीं मिला। इसका तो अभी भी ये फंक्शन नहीं है। आपने कहा सर थोड़ा और मौका दीजिए, सुधारता जाता हूँ। अब आपने सुधार करके डोमेन की जगह लिख दिया। डोमेन की जगह आपने क्या लिखा, गौर करिएगा, आपने लिखा डोमेन की जगह 3 to infinity। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे लिखना पड़ता है डोमेन को और कैसे रेंज को। अब आपने सवाल बदल के ऐसा, और अब आपने सेम फंक्शन को इस डोमेन और इस कोडोमेन के साथ परोसा। आपने कहा सर ये लीजिए, अब मैं लाया हूं ऐसा एक्स जो 3 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में चल। अब चेक, तो अब क्योंकि आपने डोमेन में 3 से छोटे नंबरों को इनवाइट ही नहीं, तो मुझे लगता है 3 से बड़े जितने भी नंबर आप इसमें लगाएंगे, खुद 3 भी आ जाए तो 0 आ जाएगा। 0 इज ऑल्सो रियल। तो 3 4 5 6 7 अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ दिस इज अ फंक्शन। इसमें इसको फंक्शन में बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें आप एक्स की जगह कोई भी नंबर लगाएंगे तो मुझे एक यूनिक आउटकम, यूनिक आउटकम क्यों मिलेगा। यहाँ पर कई बच्चों को ये डाउट होता है, एक बहुत तगड़ा सा मिसकंसेप्शन और रहता है। जैसे कई बार बच्चे इसमें एक्स की जगह 7 लगा लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू √4 निकाल देते हैं, फिर कहते हैं सर 2 आंसर आ गए +-2। तो क्लियरली आप लोग को बताना पड़ेगा कि √4 इज 2 ओनली, इट इज नॉट अंडर रूट मॉड की तरह होता है।
जब उससे किसी वैल्यू को बाहर निकाल, प्लस माइनस नहीं, उसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू ही है। वो जो प्लस माइनस बोलने वाला चक्कर होता है वो इक्वेशंस में होता है। जैसे कभी अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 एक इक्वेशन है, तो x माइनस 2 x प्लस 2 लिख करके आप इसके दो फैक्टर दिखाते हैं, 2 और माइनस 2, या कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो फिर यहाँ स्क्वायर काट के अंडर लगाने की आदत होती है। अब यहाँ से उनकी आदत खराब हो जाती है। अंडर 4 लिखने के बाद अगली लाइन में प्लस माइनस 2, तो उनको बचपन से ये लगने लगता है कि रूट 4 ही प्लस माइनस 2, जबकि ऐसा नहीं है। जब आपने स्क्वायर कट किया और 4 पे रूट लगाया, तो उस समय आपके लिखने के तरीके में चेंज होना चाहिए था। आपको लिखना था x इक्वल टू रूट 4 विद प्लस माइनस। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इसी लाइन पे प्लस माइनस लिख के बताते कि x की दो वैल्यू आने वाली हैं। तो ज्यादा बेहतर तरीका होता है कि फैक्टर करके बता, नहीं तो उससे फिर मिसकंसेप्शन सामने आता है और फिर वो गलतियां करवाता चला जाता है। तो रूट 4 इज 2 ओनली, इट इज नॉट -2। यहाँ पर मैं आप केवल +2 लिख, ठीक है ना। तो अब ये आपका फंक्शन बन गया। 3 से इंफिनिटी इसका डोमेन है, और रेंज में मैंने बहुत सारे नंबर ले लिए। रेंज में जितने नंबर थे सब ले। सर वी कैन नॉट पुट 6 7 इन फर्स्ट कंडीशन। 6 7 इन फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में बेटे, फर्स्ट कंडीशन में 6 तो नहीं लगा सकते थे, लेकिन 7 लगा सकते थे ना। 7 से 3 माइनस करके 4 आता है, तो 4 बाहर आके 2 नहीं बन जाएगा, तो वो तो इंटीग्रल आ गया ना। तो पहले में, दूसरे में 7 तो बहुत है, 7 का तो बहुत सम्मान था हर केस में। और जब से मैंने कोडोमेन को रियल लिख दिया, तब तो फिर दिवाली जैसा माहौल आ गया। भाई रियल लिख दिया, फिर क्या परेशानी, फिर तो 7 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन ये याद रखो कि √+2 बस। क्योंकि अगर कोई बच्चा √4 को +-2 समझेगा, तो फिर वो एक रेस्ट्रिक्शन खड़ी कर देगा। वो कहेगा सर जब मैंने 7 लगाया था तो मुझे 2 और -2 दोनों मिले, ये तो एक एलिमेंट की 2 इमेज बन गई। तो ये बताना जरूरी था आप लोग को इस जगह पे कि √4 इज 2 ओनली, इट इज नॉट। वो रूट थ्योरी और फैक्टर बनाने वाली थ्योरी दोनों, ठीक है ना। तो रूट जो होता है मॉड की तरह होता है, पॉजिटिव आउटकम ही बात। तो यानी कि 7 जब मैं लगाऊंगा तो 2 आएगा, और ऐसे ही 3 से इंफिनिटी के बीच में मैं कुछ भी लगाऊं, मुझे एक आउटकम मिलेगा। इस तरह से को सॉल्व, ठीक है ना। तो कितने बार मैंने चेंज किया, देखिए ये लिखा रिजेक्टेड फंक्शन, ये नहीं नॉट फंक्शन लिख देता हूं आगे से, नॉट अ फंक्शन, ताकि जब आप इसको कभी देखें, अगर वैसे तो बच्चे पलटा के नोट्स कहाँ देखते हैं पुराने, वो एक बार पढ़ने के बाद सोच लेते हैं कि सब कुछ आ गया, फिर भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर देता हूँ। नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं था, दूसरा भी रिजेक्ट हो गया, लेकिन तीसरा जब मैंने बनाया तो दिस इज अ फंक्शन। यहाँ पर मैं सम्मान से लिख सकता हूँ कि ये है भाई, इसको मैं, इन तीनों में केवल तीसरा ही फंक्शन है, बाकी ऊपर के दोनों पे। तो कितना फर्क पड़ जाता है डोमेन को लिखने से। एक बात यहाँ पर बच्चे और समझ सकते हैं, रियल नंबर लिखा मैंने कोडोमेन, कोडोमेन की जगह रियल नंबर लिखा। यहाँ पर बच्चा पूछ सकता है क्या सर आपको सारे रियल नंबर आने की उम्मीद है, तो मेरा जवाब होगा नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब 3 से इंफिनिटी के बीच की वैल्यू आप इसमें लगाएंगे, तो मैं जानता हूं रूट कभी भी निगेटिव आंसर नहीं देगा। तो इस रियल नंबर की लिस्ट में तो बहुत सारे निगेटिव आंसर भी पड़े हैं, उनमें से किसी भी नंबर को मौका नहीं मिला। लेकिन हमने पढ़ा था कि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे बैठ सकते हैं जिनको मौका नहीं मिला है इमेज। ऐसा होने से किसी फंक्शन का फंक्शन होना रिजेक्ट नहीं। कोडोमेन में 2-4 एलिमेंट एक्स्ट्रा भी बैठे हैं, तो कोई दिक्कत। हाँ, बस यही होगा कि रेंज पूरे को नहीं कहेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई रेंज मांगेगा तो हम ऑल रियल नंबर्स नहीं बोलेंगे, रेंज छोटा। रेंज में केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स को ही सम्मान, सबको केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स को ही मौका दिया जाएगा, उसमें भी बड़े स्पेसिफिक। तो इस सेट में जब आप 3 से इंफिनिटी नंबर रखेंगे, क्योंकि अब मैंने ये 3 से इंफिनिटी लिख दिया, तो वैसे ही मान सकते हैं आप कि अब ये इंटीग्रल नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरीके की लैंग्वेज में तो रियल नंबर ही लिखे जाते हैं ना। तो अगर डोमेन में 3 से इंफिनिटी आपने सारे रियल नंबर्स को मौका दिया, तो मैं सोचता हूं कि सारे पॉजिटिव रियल नंबर आउटकम में आ सकते। इसको ऐसे समझे, जब आप 3 लगाएंगे तो 0 आएगा, और जब आप इंफिनिटी लगाएंगे तो इंफिनिटी आएगा। यानी 0 से इंफिनिटी तक पॉजिटिव नंबर सारे का, नेगेटिव एक भी कवर्ड। तो इस केस में अगर कोई ये पूछेगा कि सर इसका रेंज भी बताते हुए चलिए, तो इसके रेंज के रूप में हम लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स बट ओनली पॉजिटिव, इंक्लूडिंग 0 भी लिखना है मुझे। तो लिखने के 2 तरीके, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स यूनियन 0, या लिख देता हूं ऑल रियल नंबर्स माइनस नेगेटिव रियल, तो 0 अपने आप ही आ जाएगा। इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं तो इस क्वेश्चन का ठीक है। तो ये तो फंक्शन की बात हो गई। सबसे ज्यादा जरूरी होता है पहले फंक्शन को समझना। फंक्शन को समझना, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि ए और बी की जगह जो हम लिख देते हैं, ये खाली फॉर्मेलिटी होती है, ये इनकी भी कोई इंपोर्टेंस है, या खाली ऐसे कुछ भी लिख दिया ए टू बी ऐसा। ये सेट क्या लिखे जा रहे हैं, इसके बेस पर कई बार फंक्शन बनते बिगड़ते रहे, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो फंक्शन की बात हो गई। अब आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शंस बड़ा टॉपिक है ये, अभी इसको अगली क्लास में भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिलहाल जितना खींच सकता है थोड़ा बहुत और खींच लेते हैं। टाइप ऑफ फंक्शंस क्या है, देखिए अब टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होता है। टाइप ऑफ फंक्शंस में कैसे फंक्शंस आएंगे समझिए। जैसे सबसे पहला सिंपल फंक्शन बताता हूं आपको, आइडेंटिटी। जहां मैं आज छोड़ूंगा क्लास को, उसके बाद कल शुरू करूंगा वहीं से। सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन, समझिए। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसको डिफाइन किया जाता है, मान लीजिए मैं रियल नंबर पर डिफाइन करता हूं और कोडोमेन के रूप में भी रियल नंबर ले लेता हूं, तो
आइडेंटिटी फंक्शन वो है जिसमें किसी एलिमेंट x की इमेज x पे खुद बनती, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल। तो अगर किसी फंक्शन को रियल टू रियल डिफाइन किया गया है और किसी भी एलिमेंट का इमेज वो खुद है, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन होता है जो अपने आप को अपने से करे। fx बराबर x टाइप की कंडीशन, ठीक है ना। एक दूसरा फंक्शन सिंपल सा और बताता हूं इसी के साथ, कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या है जरा इसको भी समझें। कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका आउटकम कांस्टेंट रहे। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर भी लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस कांस्टेंट पे आप ट्रिगर करना चाह रहे हैं फंक्शन को, केवल उसको कोडोमेन के रूप में ले। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा आपको कि कोडोमेन आप बड़ा भी लेंगे तो मुझे कोई कोडोमेन की जगह कोई आर लिखना चाहेगा, देखिए तो लिख सकते। लेकिन अगर आप कोडोमेन को छोटा रखना चाहते तो खाली के लिखिए जिस नंबर पे ट्रिगर करने वाले हैं। और फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, fx इक्वल टू k फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल। माने डोमेन से कुछ भी उठाओ आपका आंसर हमेशा k रहे। तो ये आपका कहलाएगा कांस्टेंट फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन पहला, कांस्टेंट फंक्शन। चलिए अभी तो बहुत सारे फंक्शन और बताने हैं इसमें, तो आज की सेशन को यहीं पर रोकते हैं। अगले सेशन में अब मैं कुछ और फंक्शंस जोड़ूंगा। एक बात और ध्यान रखें, रिलेशन फंक्शन 11th में कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, जो जो आप समझ सकते हैं 11th के आधार पर। जैसे इनवर्स फंक्शन को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि इनवर्स भी एक फंक्शन है, लॉग भी एक फंक्शन है, तो जस्ट ये चैप्टर खत्म होने के बाद, इससे पहले कि हम 12th का रिलेशन फंक्शन करें, पहले लॉगरिथम। तो पैटर्न को ऐसे बनाएंगे कि जो टॉपिक नीड में है उसका पहले निपटारा हो जाए, उसके बाद। तो चलिए 2 फंक्शन बताए हैं मैंने, कल यहीं से शुरू करूंगा 30, ठीक है ना। चलिए तो अब बाय, आज की क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं।